ओके फ्रेंड, हाइड्रोलिक्स में हम लोग फर्स्ट यूनिट लगभग लास्ट के आसपास पहुँचे हुए हैं। उसमें आपको बचा हुआ है कॉम्प्रेसिबिलिटी, ठीक है। कॉम्प्रेसिबिलिटी एंड न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड वगैरह के बारे में बचा हुआ है, वो एक वीडियो लेक्चर का टॉपिक बचा हुआ है। और कुछ 10 से 12 न्यूमेरिकल है, 10 से 12 न्यूमेरिकल उसमें करने हैं। फ़िलहाल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपको यूनिट 2 का, क्योंकि बहुत लोगों का डिमांड था है कि सर यूनिट 2 स्टार्ट कीजिए, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एसबीटी बिहार पॉलिटेक्निक सिलेबस के अनुसार आपका है यूनिट 2A, बिहार पॉलिटेक्निक सिलेबस के अनुसार। और अभी हम बिहार पॉलिटेक्निक में जो जो चीज़ें पढ़ना है आपके सिलेबस में यूनिट 2 में, हाइड्रोलिक्स के यूनिट 2 में जो जो चीज़ें पढ़ना है उसके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। ओवरव्यू देंगे इस चैप्टर का कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्यों पढ़नी है, ये चीज़ें आपके सिलेबस में ये क्यों डाला गया है, इसके बारे में, इसके प्रैक्टिकली यूज कहाँ है, हल्का हल्का ओवरव्यू हम देंगे इस वीडियो के अंदर और पूरे चैप्टर की जानकारी देंगे। तो यूनिट 2 सिलेबस है आपका यूनिट 2 के अनुसार, इसका नाम है हाइड्रोस्टैटिक्स प्रेशर। इस चैप्टर का नाम है हाइड्रोस्टैटिक्स प्रेशर, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक्स प्रेशर नाम से ही पता चल रहा है कि हाइड्रो मतलब होता है वाटर और स्टैटिक्स मतलब रेस्ट में, और प्रेशर मतलब समझते ही प्रेशर के बारे में, यानी कि वाटर जब रेस्ट कंडीशन में रहेगा, वाटर जब रेस्ट कंडीशन में रहेगा तो उसके द्वारा लगाए जाने वाले प्रेशर के बारे में या उसके अंदर के प्रेशर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर में। इस चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है। फिलहाल हम एक एक करके इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए सिलेबस यूनिट 2 है तो इसका 2.1 दो पार्ट में हम सिलेबस को कैटेगराइज करेंगे, 2 पार्ट में करके दिया ही गया है एसबीटी के अनुसार, तो 2 पार्ट में हम लोग एक एक करके देखते हैं। 2.1 पहला है फ्री लिक्विड सरफेस। फ्री लिक्विड सरफेस मतलब कि लिक्विड का कैसा सरफेस को फ्री लिक्विड सरफेस बोला जाता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। सेकंड है डिफिनेशन ऑफ प्रेशर, डिफिनेशन ऑफ प्रेशर एंड इट्स एसआई यूनिट, डिफिनेशन ऑफ प्रेशर एंड इट्स एसआई यूनिट्स। हाँ, सेकंड पॉइंट में हम लोग प्रेशर को डिफाइन करेंगे, प्रेशर का डिफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेशर होता क्या है और उसके एसआई यूनिट्स वगैरह बनाने के बारे में सीखेंगे। एसआई यूनिट्स का हायर प्रेशर मेजरमेंट का यूनिट और लोअर प्रेशर मेजरमेंट का यूनिट यानी कि एमकेएस, सीजीएस सभी के बारे में देखेंगे कि प्रेशर का यूनिट कैसे होते हैं और कन्वर्जन कैसे होता है दूसरे में, इसके लिए हम लोग उसमें बात करेंगे। तीसरा है हाइड्रोस्टैटिक्स प्रेशर एट ए पॉइंट। हाइड्रोस्टैटिक्स प्रेशर यानी कि एट ए पॉइंट, यानी कि आपको कंटेनर में स्टैटिक मोड में फ्लूइड रहेगा, यानी कि वाटर वगैरह स्टैटिक मोड में रहेंगे और किसी एक खास पॉइंट पे प्रेशर निकालने हम लोग प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे कि इस पॉइंट पे प्रेशर कितना, इस पॉइंट पे प्रेशर कितना, इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है। इसका इसलिए इस टॉपिक का नाम दिया गया है हाइड्रोस्टैटिक्स प्रेशर एट ए पॉइंट। किसी पॉइंट पे हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स यानी कि स्टैटिक कंडीशन में वाटर के रहने के बावजूद किसी पॉइंट पर कितना प्रेशर आता है, किस किस डायरेक्शन में आता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। इसलिए इस पॉइंट का नाम है हाइड्रोस्टैटिक्स प्रेशर एट ए पॉइंट। तो आपको कुछ पता चल रहा होगा कि हम लोगों को इसमें पढ़ना क्या है, किस तरह की चीज़ों को पढ़ना है। यानी कंटेनर में लिक्विड भरा है, स्थिर कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में है, तो किसी एक पॉइंट पे यानी किसी खास पॉइंट पे यहाँ या उस पॉइंट पे कितना प्रेशर होता है, कैसे मेजरमेंट होता है, इस सब के बारे में सीखेंगे और किस किस डायरेक्शन में लगता है इसके बारे में सीखेंगे। इसलिए उसका नाम है हाइड्रोस्टैटिक्स प्रेशर एट ए पॉइंट, ठीक है। इसको निकालने के लिए आपको पास्कल लॉ भी यहीं पे आएगा, इसलिए इसमें पढ़ेंगे हम लोग पास्कल लॉ के बारे में। पास्कल लॉ क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोस्टैटिक्स का में ही इस नियम को दिया गया है, ठीक है। अगला है वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन इन स्टैटिक लिक्विड। स्टैटिक लिक्विड के अंदर में स्टैटिक लिक्विड है, ये रेस्ट कंडीशन में है तो क्या बोलते हैं इसको, स्टैटिक लिक्विड। वेरिएशन ऑफ प्रेशर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलते हैं तो प्रेशर बदलता है कि नहीं बदलता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब कि एक टैंक के एक खास लेवल पर जाकर के यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर, यहाँ का, यानी कि मूव कर रहे हैं ना हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करने पर, हॉरिजॉन्टल प्लेन में पॉइंट बदलने पर क्या प्रेशर बदलता है या नहीं बदलता है, इसके बारे में हम लोग इसी में स्टडी करेंगे। साथ ही साथ वर्टिकल प्लेन में अगर मूव करते हैं तो यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर क्या होता है अगर हम मूव करते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स, जब वाटर रेस्ट कंडीशन में है, यानी कि हाइड्रोस्टैटिक में हम लोग अगर ऊपर से नीचे मूव करते हैं पानी के अंदर में तो प्रेशर कैसे बदलता है कि नहीं बदलता है, ऊपर जाने पे क्या होता है, नीचे जाने पे क्या होता है, इसके बारे में भी इसी में हम लोग सीखेंगे। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर
यानी कि वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन इन स्टैटिक लिक्विड, ठीक है। और लास्ट में हम लोग 2.1 में पढ़ेंगे प्रेशर डायग्राम। प्रेशर का डायग्राम बनाना सीखेंगे कि अगर यहाँ पे बीच में प्लेट डाल दिए हैं तो प्रेशर सरफेस के पास प्रेशर 0 होता है। इस तरह से प्रेशर आपको धीरे धीरे प्रेशर बढ़ते रहता है, नीचे की तरफ बढ़ते जाता है। तो उस प्रेशर को डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, एक ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करना हम लोग बोलते हैं प्रेशर डायग्राम। प्रेशर के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को ग्राफिकली अगर हम लोग दिखाएंगे तो उसी को बोलते हैं प्रेशर डायग्राम। तो प्रेशर डायग्राम बनाना भी हम लोग सीखेंगे इसी में। अब थैंक यू। अगला हम 2.2 का सिलेबस डिस्कस करते हैं। आगे आपको 2.1 का डिस्कस कर चुके, फिर 2.2 का करेंगे। इसके बाद इस चैप्टर का सिलेबस पूरा आपको डिस्कस हो जाएगा, ओवरव्यू एक तरह से मिल जाएगा आपको। उसके बाद हम लोग एक एक पॉइंट करके पढ़ेंगे इस सिलेबस को। यूनिट 2 धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा, फिर यूनिट 3 में हम लोग मूव करेंगे। तो जो बिहार पॉलिटेक्निक का सेमेस्टर का तैयारी कर रहे हैं, 4 सेमेस्टर का, वो सेकंड यूनिट से कंटिन्यू जुड़ जाइए। जो बच्चे फर्स्ट यूनिट हम ऑफलाइन पढ़ा रहे थे कुछ पर, उसका लगभग 90% हिस्सा हम ऑफलाइन पढ़ा चुके थे और उसका कुछ हिस्सा बच गया था, तो ऑनलाइन में हम उसका वीडियो धीरे धीरे दे रहे हैं। लेकिन जो क्लास छोड़ दिए थे या जो अभी तक मतलब सब कुछ भूल चुके हैं, उन लोग भी सेकंड यूनिट से जुड़ जाइए। सेकंड यूनिट से आपको कंटिन्यू हम वीडियो लगातार डिटेल वीडियो दिया करेंगे। और ये चूँकि SBTE बिहार पॉलिटेक्निक के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम एक क्लास चला रहे हैं, तो इसमें आपको ऐसा नहीं कि SSC JEE वगैरह या आपका गेट वगैरह का ES वगैरह का क्वेश्चन भी कुछ लगेंगे, बट उस सिलेबस को हम लेकर के इस वीडियो में नहीं चल रहे हैं। अभी हम जो हाइड्रोलिक्स का वीडियो बना रहे हैं वो प्योर पॉलिटेक्निक के सिलेबस के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, बिहार पॉलिटेक्निक के सिलेबस के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। तो जो सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं उन लोग अच्छे से कॉपी लेकर के नोट्स बनाते हुए, हमारे बोर्ड से के हिसाब से नोट्स बनाते हुए पढ़ सकते हैं। जिनको अच्छा लग रहा है वीडियो, पढ़ने का मन है, जिनको लग रहा है कि हम सीख जाएंगे यहाँ से और लिख पाएंगे सेमेस्टर में, तो वो अपने एक प्रेस कॉपी बनाइए और उसमें सेकंड यूनिट से आप स्टार्ट हो जाइए। हम कंटिन्यू अपना वीडियो यहाँ पे डालते रहेंगे। चलिए, थैंक यू। ओके, तो हम लोग अभी सिलेबस देख रहे थे, हाइड्रोस्टैटिक्स प्रेशर यूनिट 2 के सिलेबस देख रहे थे। 2.1 देखा कि हम लोग क्या क्या पढ़ना है उसमें। 2.1 में आप वीडियो को पॉज करके सिलेबस को लिख लीजिएगा, क्योंकि सिलेबस पता रहता है और सभी सिलेबस में पढ़ाने वाले पॉइंट्स, जो पढ़ने वाले पॉइंट्स हैं उसके अहम पता रहते हैं कि इसको में क्या पढ़ना है, हमको क्या सीखना है। तो आपको चैप्टर सीखने में बहुत इंटरेस्टेड हो जाता है, आसानी हो जाता है, माइंड में सेटअप बन जाता है। ठीक उसी तरह 2.2 कुछ सिलेबस और है इसके यूनिट 2 का। इसके बारे इसका भी हर एक पार्ट्स को हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं और फिर इसके बाद हम डिटेल में 2.1 का एक एक टॉपिक उठा करके हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें है 2.2 में टोटल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर। पहला लाइन है टोटल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर। चलिए, इसके बारे में हम लोग बातें करते हैं कि अगर ये टैंक है, ठीक है, और ये मान लीजिए कि यहाँ पे एक टैंक को ढक्कन दिए हैं हम ओपन करने के लिए, ठीक है, ओपन करने का ढक्कन दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। ये समय आने पे एक गेट है, मान लीजिए एक गेट लगा हुआ है, इस गेट लगा हुआ है इस तरह का, और इधर पानी स्टोर है, इधर पानी स्टोर है, ठीक है। समय आने पे ये गेट हम लोग खोल सकते हैं पानी को बहाने के लिए। ये बड़ा सा रिजर्वायर है, इस तरह का है कुछ। तो मान लेते हैं ये अभी पानी रेस्ट कंडीशन में है, तो हाइड्रोस्टैटिक्स हो गया हमारा, हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में। तो इस गेट के ऊपर हम लोग ज़रूरत पड़ता है डिजाइनिंग में कि इस गेट के ऊपर प्रेशर तो लग रहे हैं, यहाँ पर भी प्रेशर 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 लग रहे हैं। अलग अलग डेप्थ के अनुसार अलग अलग इंटेंसिटी में प्रेशर लगता है, डेप्थ के अनुसार अलग अलग इंटेंसिटी में प्रेशर लगता है। तो हम लोग को इस टोटल प्रेशर निकालना है कि रिजल्टेंट प्रेशर, टोटल प्रेशर कितना होगा, इसके बारे में इसमें पढ़ना है। इसीलिए कहा गया है टोटल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर। इस प्रेशर का पूरा रिजल्टेंट प्रेशर कहाँ पे लगेगा उसको कहते हैं लोग सेंटर ऑफ प्रेशर, यानी कि वेरिएबल प्रेशर लग रहे हैं इस गेट के ऊपर। तो इसका रिजल्टेंट प्रेशर, इस सभी के इक्विवेलेंट एक प्रेशर कहाँ पे लग रहा होगा, इमेजिनरी प्रेशर होगा, वो वैल्यू होगा, और वो सेंटर भी इमेजिनरी होगा। जहाँ पर उतना अमाउंट में लगेगा तो इसके इक्विवेलेंट होगा, ये पूरा के इक्विवेलेंट होगा। तो वो पॉइंट जहाँ पर इस सभी का रिजल्टेंट को मानेंगे लगते हुए, सभी के रिजल्टेंट को मानेंगे लगते हुए, मान लें कि यहाँ पे है,
यहाँ पे है। तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट प्रेशर बड़ा वाला, इस सभी के बराबर अकेले ही है, इसी को बोलते हैं टोटल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। एंड ये जहाँ पर लगेगा उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। तो ये दो चीज़ें हम लोग इसको हमें सीखेंगे, ये दो चीज़ें के बारे में, टोटल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में और सेंटर ऑफ प्रेशर के बारे में, ठीक है। अब चलिए ये अगला टॉपिक क्या है इसमें, डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन वर्टिकल एंड इंक्लाइंड फेसेस ऑफ डैम। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि वही डिटरमाइन करना सीखेंगे, क्या, टोटल प्रेशर एंड वो टोटल प्रेशर कहाँ पे लग रहा है, वो पोजीशन सेंटर ऑफ प्रेशर कैसा सिचुएशन में, ऑन वर्टिकल एंड इंक्लाइंड फेसेस ऑफ डैम के पास फेस होता है पानी को रोकने के लिए, तो वर्टिकल फेस भी रहता है, इंक्लाइन फेस भी रहता है। तो वर्टिकल फेस पर टोटल रिजल्टेंट प्रेशर कहाँ लग रहा है और कितना लग रहा है वो ये निकालना सीखेंगे, डिटरमाइन करना सीखेंगे। और सेंटर ऑफ प्रेशर मतलब कि वो प्रेशर का रिजल्टेंट किस पॉइंट पे लग रहा होगा उसको निकालना सीखेंगे। और वो इंक्लाइन कंडीशन में भी सीखेंगे, इंक्लाइन प्लेन पर भी टोटल प्रेशर कितना लग रहा है ये निकालना सीखेंगे, और टोटल प्रेशर किस पॉइंट पे लग रहा है सेंटर ऑफ प्रेशर मतलब वो निकालना सीखेंगे। इस टॉपिक के अंदर में वही पढ़ना है। ये डैम्स पर हो गया, और सेम चीज़ें और कहाँ पढ़ना है, आपका गेट के ऊपर, गेट फाटक के ऊपर सेम चीज़ें पढ़ना है आपका, साइड्स एंड बॉटम ऑफ वाटर टैंक, सेम चीज़ें, यानी कि टोटल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का कैलकुलेशन एंड सेंटर ऑफ प्रेशर का कैलकुलेशन करना है हमको किस पर, साइड्स, वाटर टैंक के साइड्स वाले वॉल पे एंड वाटर टैंक के बॉटम वाले वॉल पे, बॉटम पे वाटर टैंक बना हुआ है तो उसके बॉटम पे भी कितना वाटर टैंक अगर बना हुआ है, बड़ा सा वाटर टैंक है तो इसके बॉटम पर कहाँ कितना प्रेशर टोटल लग रहा है और कहाँ पे लग रहा है सो निकालना सीखेंगे। और साइड्स वाले वॉल्स पे टोटल प्रेशर कितना लग रहा है और कहाँ लग रहा है वो निकालना सीखेंगे हम लोग इसके अंदर में, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल यहाँ तक। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसके अंदर में, डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर, सेम चीज़ें किसके ऊपर, ऑन साइड्स एंड बॉटम ऑफ टैंक कंटेनिंग टू लिक्विड्स, ऐसे टैंक के ऊपर, ऑन साइड्स एंड बॉटम ऑफ टैंक्स कंटेनिंग टू लिक्विड्स, ऐसे टैंक के ऊपर ये चीज़ें निकालना सीखेंगे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर। जो टैंक दो तरह के लिक्विड रखा हुआ है अपने अंदर में, हाँ दोनों लिक्विड हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में है, दोनों लिक्विड हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में है, बट यहाँ पे लिक्विड आपका दो तरह का है, लिक्विड आपका दो इंटरफेस यहाँ पे बनेगा और ये दूसरा लिक्विड है, ठीक है। मान लीजिए कि ऑयल है और ये वाटर है, ठीक है, ये ऑयल है वाटर है, ठीक है। तो ये इंटरफेस हो गया बीच में दोनों का, दो तरह का लिक्विड रखा हुआ है कंटेनर, ये टैंक। और इस कंडीशन में भी हमको निकालने के लिए हम लोग सीखेंगे साइड्स पे टोटल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का वैल्यू कैलकुलेट करना सीखेंगे और सेंटर ऑफ प्रेशर कैलकुलेट करना सीखेंगे। ये सिलेबस में हम लोग का दिया हुआ है। लास्ट एक और है टॉपिक, डिटर्मिनेशन ऑफ नेट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, सेम चीज़, एंड सेंटर ऑफ प्रेशर सेम चीज़, बट कहाँ, वर्टिकल सरफेस इन कॉन्टेक्ट विथ लिक्विड्स ऑन आइदर साइड्स, ऐसा वर्टिकल सरफेस जो दोनों तरफ से लिक्विड्स के कांटेक्ट में है। जैसे कि यहाँ पर अगर आपको हम बातें करें, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, अगर दिख रहा है तो ठीक है। यहाँ पे एक ऐसा सरफेस है जिसमें डैम बना हुआ है, पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये पानी भरा हुआ है, ठीक है, इधर है, ठीक है, और इस साइड भी वॉल है, ये साइड से पानी भरा हुआ है यहाँ तक, बट ये साइड से पानी भरा हुआ है दूसरा लिक्विड का, ये साइड से पानी भरा हुआ है यहीं तक आपका। अब ये देखिए, ये जो सरफेस फंसा बीच में, ये जो सरफेस फंसा बीच में आपका, ये वाला ये वर्टिकल है और यहाँ पे हमारा इंक्लाइन हम ले रहे हैं, बट ये वर्टिकल के केस में आपके सिलेबस में दिया गया है, बट सेम चीज़ है आपका, वर्टिकल इंक्लाइन है तो और अच्छा है, बट आपका सिलेबस में वर्टिकल के केस में ये वाल ऐसे वर्टिकल है, इस साइड भी लिक्विड है और इस साइड भी लिक्विड है, तो दोनों तरफ से कितना प्रेशर लग रहा है, दोनों तरफ से कितना प्रेशर लग रहा है और कहाँ प्रेशर लग रहा है, इसको हम लोग निकालना सीखेंगे, इसको हम लोग निकालना सीखेंगे। पोजीशन के साथ साथ रिजल्टेंट प्रेशर का मान, इस तरफ से इधर से लगेगा, उस तरफ से उधर से लगेगा, तो पोजीशन के साथ साथ हम लोग निकालना सीखेंगे रिजल्टेंट प्रेशर का मान, ऐसा सरफेस पर, ऐसा वर्टिकल सरफेस पर जिसके दोनों साइड लिक्विड्स हों, ठीक है। और लास्ट में हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वगैरह कुछ करेंगे। इतना ही आपका सिलेबस में पढ़ना है। हाइड्रोस्टैटिक्स प्रेशर यूनिट 2 में आप बिहार पॉलिटेक्निक के सिलेबस में इतना ही है। अब एक करके हम आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग बारी बारी से एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा 2.1 में फ्री लिक्विड सरफेस। फ्री लिक्विड सरफेस सिंपल सा इसका डिफिनेशन है कि लिक्विड के वैसा सरफेस
जिसके पास कोई शियर स्ट्रेसेस ना हो, किसी तरह का पैरेलल शियर स्ट्रेसेस ना हो, यानी कि पैरेलल शियर स्ट्रेसेस जीरो हो, उस सरफेस पर शियर स्ट्रेसेस का वैल्यू अगर जीरो हो तो उस तरह के सरफेस को फ्री लिक्विड सरफेस बोलते हैं। ये सरफेस दो होमोजीनियस फ्लूइड्स के कांटेक्ट के बीच का इंटरफेस होता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि इधर है आपका एटमॉस्फेयर का एयर, इधर है एयर, ठीक है, और ये है आपका वाटर, ये है आपका वाटर, ठीक है, उधर एयर है इधर वाटर है, और ये जो है आपका इंटरफेस है, दो होमोजीनियस फ्लूइड्स का इंटरफेस है, लेकिन इसमें से एक गैस है और एक लिक्विड है, एक गैस और एक लिक्विड है। तो इस तरह के इंटरफेस के पास बनता है आपका फ्री लिक्विड सरफेस। इस तरह यहाँ पर का सरफेस में कोई शियर टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्सेस नहीं होता है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में शियर स्ट्रेसेस नहीं होते हैं, तो इस तरह के सरफेसेस को बोलते हैं हम लोग फ्री लिक्विड सरफेस। ये दो गैस के सरफेस के इंटरफेस के बीच में इस तरह का सरफेस नहीं देखने को मिलता है। ये एक गैस और एक लिक्विड, इस तरह के इंटरफेस सरफेस के बीच में आपको देखने को मिलेगा फ्री लिक्विड सरफेस, जिस पर कोई शियर स्ट्रेसेस का वैल्यू ना होता है, यानी कि शियर स्ट्रेस जहाँ जीरो होता है। जैसे कि इसका डिफिनेशन है, ए फ्री सरफेस इज द सरफेस ऑफ लिक्विड दैट इज सब्जेक्ट टू जीरो पैरेलल शियर स्ट्रेसेस, जीरो पैरेलल शियर स्ट्रेसेस। इनकी पैरेलल डायरेक्शन में शियर स्ट्रेस कैसा होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। सच एज द इंटरफेस बिटवीन टू होमोजीनियस फ्लूइड, सच एज एग्जाम्पल में द इंटरफेस बिटवीन टू होमोजीनियस फ्लूइड। होमोजीनियस का मतलब होता है डेंसिटी हर जगह इक्वल हो, ऐसा फ्लूइड जिसका डेंसिटी कभी ना बदले, हर जगह किसी स्पेस में वो भरा हुआ है, तो हर एक पॉइंट पर कहीं से भी हम अगर फ्लूइड उठाते हैं तो हर जगह डेंसिटी उसका सेम हो, तो इस तरह के फ्लूइड्स को बोलते हैं हम लोग होमोजीनियस। तो टू होमोजीनियस एग्जांपल में है जैसे कि लिक्विड वाटर ऐसा वाटर जो होमोजीनियस हो, एंड एयर इन अर्थ एटमॉस्फेयर का एयर अगर होमोजीनियस है, तो इन दोनों फ्लूइड्स के इंटरफेस सरफेस होगा वो होता है आपका फ्री लिक्विड सरफेस। ठीक है, चलिए कुछ और इसके रिगार्डिंग बात करते हैं हम लोग कि द फ्री सरफेस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द फोर्स एक्टिंग ऑन लिक्विड। ये तो बात वही हो गया ना कि टेंजेंशियल फोर्स जीरो होना है, तो वैसा सरफेस, उस सरफेस को फ्री सरफेस बोलते हैं जिस पर टेंजेंशियल फोर्स जीरो होना है। तो क्या होगा, प्योर सरफेस परपेंडिकुलर टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, यानी कि उस सरफेस पर लगने वाले फोर्सेस के कैसा होगा, वो सरफेस हमेशा परपेंडिकुलर होगा, यानी कि फ्लूइड्स पे लगने वाले फोर्सेस के हमेशा वो सरफेस कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। यानी कि अगर फ्री लिक्विड सरफेस ऐसे है तो सारे फोर्सेस उस पर लगने वाले उसका 90 डिग्री पर होंगे, यानी कि परपेंडिकुलर होंगे। तो इस तरह के सरफेस को बोलते हैं फ्री लिक्विड सरफेस। ठीक है, अगर टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट आता है तो फिर आपका शियर स्ट्रेस आ जाएगा, और शियर स्ट्रेस आ जाएगा तो फिर वो सरफेस फ्री सरफेस नहीं रह पाएगा। एक पॉइंट और है इसमें, देयर विल नॉट बी एनी टेंजेंशियल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द फ्री लिक्विड सरफेस। वही बात है कि यहाँ नॉर्मल एक्ट करेगा, केवल टेंजेंशियल एक्ट नहीं करेगा। अगर टेंजेंशियल एक्ट करता है तो इस तरह का सरफेस को फ्री सरफेस नहीं बोलते हैं, क्योंकि इसका डिफिनेशन ही है कि वह सरफेस जिस पर शियर स्ट्रेसेस का मान क्या हो, जीरो हो। चलिए थैंक यू। अगला हम पॉइंट पढ़ेंगे आपको प्रेशर का डिफिनेशन, और ये बहुत इंटरेस्टेड है अगला पॉइंट, प्रेशर का डिफिनेशन, क्योंकि प्रेशर का डिफिनेशन से ही आपको स्टार्ट हो जाएगा हाइड्रोस्टैटिक्स, प्रेशर, ये सब का मेजरमेंट का कहानी, ये सब वगैरह। चलिए थैंक यू। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा डिफिनेशन ऑफ प्रेशर एंड इट्स एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट के बारे में बाद में देखेंगे, पहले हम लोग प्रेशर के बारे में देखते हैं, और बहुत ही बारीकी से समझिएगा, क्योंकि चीज़ों अगर सही से डिफाइन किया हुआ रहे तो आपको किसी भी लेवल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत ईजी होती है। तो डिफिनेशन, रियल डिफिनेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुक्स वगैरह या अदर चीज़ें से आप पढ़िएगा कितना भी, तो डिफिनेशन लिखा हुआ मान तो लेते हैं आप लोग कि ये बोला गया तो ऐसे ऐसे डिफिनेशन है इसका, बट उसका प्रैक्टिकल फीलिंग्स आता नहीं है। क्योंकि जब प्रैक्टिकल फीलिंग्स आपको डिफिनेशन वगैरह का आने लगेगा तो आपको बड़े बड़े न्यूमेरिकल या किसी भी तरह के कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल भी आपको खुद से बनने लगेंगे, और आपको सच में फीलिंग्स आएगा कि हाँ हम इस चीज़ को जानते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रेशर को डिफाइन करने से पहले कुछ चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पे कैसे प्रेशर पिक्चर में आया था पहली बार, कैसे और कैसे इसको परिभाषित किया गया था। चलिए एक हम सरफेस लेते हैं, ठीक है, एक सरफेस लिए, और एक मॉलिक्यूल है। ये सरफेस आपको ओपन इन्वायरमेंट में है, जहाँ पे एक मॉलिक्यूल मोशन कर रहा है। ये मॉलिक्यूल जा कर के इस सरफेस से टकरा रहा है,
इस मॉलिक्यूल इस जाकर के इस सरफेस से किसी एंगल पे टकरा रहा है, ठीक है। तो टकराने के बाद इस के ऊपर ये दो तरह का फोर्स लगाएगा, एक होगा नॉर्मल टू द सरफेस एंड एक होगा टैजेंट टू द सरफेस, यानी कि एक होगा नॉर्मल टू द सरफेस और दूसरा होगा टैजेंट टू द सरफेस। तो टैजेंट टू द सरफेस को हम लोग बोलते हैं नॉन प्रेसिंग कंपोनेंट। ये सरफेस को प्रेस नहीं करेगा, दबाएगा नहीं, क्योंकि ये सरफेस के टैजेंट है, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन प्रेसिंग कंपोनेंट। और भाई नॉन प्रेसिंग कंपोनेंट के कारण यहाँ पे प्रेस नहीं होगा सरफेस, यानी कि प्रेशर नहीं जनरेट करेगा ये कंपोनेंट, टैजेंशियल कंपोनेंट, ठीक है। दूसरी बात, एक फोर्स आया, इसका कंपोनेंट आया नॉर्मल टू द सरफेस, ये क्या करेगा, सरफेस को प्रेस करेगा, दबाएगा, तो ये कहलाता है आपका प्रेसिंग कंपोनेंट। और प्रेसिंग कंपोनेंट के वजह से ही प्रेशर डिफाइन हुआ है, प्रेसिंग कंपोनेंट की वजह से ही इस पर प्रेशर आता है, यानी कि दबाव, दबाएगा, प्रेस करेगा। तो फोर्स का टकराने के कारण जो फोर्स का वो कंपोनेंट जो इसको प्रेस कर रहा है, इसी कंपोनेंट के कारण डिफाइन हुआ है आपका प्रेशर, यानी कि इसीलिए इसको बोलते हैं प्रेसिंग कंपोनेंट। अब बात रही कि भाई कहाँ पे प्रेशर होगा, कहाँ पे प्रेशर नहीं होगा। तो यहाँ पे प्रेशर जनरेट ही क्यों हो रहा है, मॉलिक्यूल्स के कॉलिजन के वजह से। मॉलिक्यूल्स जब उसको जा करके टकरा रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, मार रहा है, प्रेस कर रहा है, तभी आकर के प्रेशर आपको जनरेट हो रहा है। इसका मतलब है कि आपको प्रेशर होने के लिए, किसी सिस्टम में प्रेशर होने के लिए मॉलिक्यूल्स को होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वैक्यूम एरिया है, ऐसा स्पेस जहाँ पे वैक्यूम है, तो वहाँ पे प्रेशर नहीं होते, वहाँ पे प्रेशर नहीं होते। क्यों? क्योंकि देखिए प्रेशर कैसे डिफाइन हो रहा है, मॉलिक्यूल्स जा करके टकरा रहे हैं और उसके कंप्रेसिंग कंपोनेंट के बेसिस पर आपका प्रेशर डिफाइन किया गया है। कंप्रेस यानी कि प्रेस कर रहा है, दबा रहा है, उसके बेसिस पर। तो जब मॉलिक्यूल ही नहीं होंगे सिस्टम में, तो वो सिस्टम क्या होगा, तो वैक्यूम होगा। और ऐसा सिस्टम में जब मॉलिक्यूल ही नहीं है, तो कंप्रेसिंग कंपोनेंट आएगा नहीं, तो प्रेशर वहाँ पे जीरो होगा, यानी कि वैक्यूम में प्रेशर जीरो इसीलिए होता है क्योंकि प्रेशर का डिफिनेशन के अकॉर्डिंग आप देखिए वहाँ पे कोई मॉलिक्यूल्स है ही नहीं उसको प्रेसिंग कंपोनेंट देने के लिए। तो पहला पॉइंट है इसमें आपको ये देखना कि एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल इन ए सिस्टम इज द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रेशर। एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल इन ए सिस्टम इज एग्जिस्टेंस ऑफ प्रेशर, यानी कि प्रेशर को एग्जिस्ट करने के लिए सिस्टम में मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करना चाहिए, नहीं तो सिस्टम में मॉलिक्यूल अगर नहीं है तो उस सिस्टम में कोई प्रेशर आएगा ही नहीं। पहली पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सब चीज़ें बहुत कम जगह पे आपको देखने के मिलेगी, बेसिक बातें। नहीं तो डायरेक्टली लोग प्रेशर डिफाइन करते हैं, फोर्स बाय एरिया, हो गया उन लोग का काम खत्म। तो इससे आपको रियल फीलिंग्स नहीं आता है, उसमें आपको फिर रटना पड़ेगा कि वैक्यूम में भाई प्रेशर जीरो होता है। क्यों होता है, ना होता है, उसका कोई रीज़न नहीं है आपके पास, क्योंकि आपने उसको बेसिक लेवल से नहीं देखा था। जो चीज़ आपके सामने आया था नया बन करके, जिसे प्रेशर यहाँ पे आपके लिए मैं नया डिफाइन कर रहा हूँ, तो वो आपको बेसिक जड़ से आप नहीं देखे थे कि वो कहाँ से जन्म लिया है, कैसे कैसे आया है। इसी वजह से आपको फिर बहुत सारी डेटा रिलेटेड इसके रटना पड़ जाएगा। लेकिन आप अगर बेसिक चीज़ों को सही से सीखते हैं तो हर अच्छे लेवल तक के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, हर अच्छे इंटरव्यू के क्वेश्चंस को जवाब आप दे सकते हैं एक्सप्लेन करते हुए। और आप बहुत सारी कंडीशन में सोच भी सकते हैं कि भाई प्रेशर इसमें कैसा होगा, या इस पर कहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, जड़ जब जान रहे हैं आप तब, ठीक है। दूसरा पॉइंट इससे रिलेटेड है कि प्रेशर इज ऑलवेज कॉम्प्रेसिव इन नेचर। हाँ, कॉम्प्रेसिव नेचर के कारण, प्रेसिंग कंपोनेंट के कारण ही प्रेशर डिफाइन किया गया है, इसीलिए ये ऑलवेज क्या होगा, कॉम्प्रेसिंग इन नेचर। कभी ये टेंसाइल नहीं होता है, प्रेशर कभी टेंसाइल नहीं होता है, खींचता नहीं है, क्योंकि ये कॉम्प्रेसिव कंपोनेंट के बेसिस पर डिफाइन हुआ है, ठीक है। तो प्रेशर इज ऑलवेज कॉम्प्रेसिव इन नेचर एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द एरिया। प्रेशर हमेशा नॉर्मल टू द एरिया वाला कंपोनेंट के लिए ही डिफाइन हुआ है, इसीलिए इसका डायरेक्शन क्या होगा, सरफेस के ऑलवेज नॉर्मल टू द एरिया होगा। रटना कुछ नहीं है, डिफिनेशन ही इसका ऐसा है कि प्रेसिंग कंपोनेंट पर यूनिट एरिया पर जितना प्रेसिंग कंपोनेंट लगेगा वही कहलाएगा इस सरफेस पर का प्रेशर। और ये चूंकि प्रेसिंग कंपोनेंट यानी कि नॉर्मल कंपोनेंट के कारण डिफाइन हुआ है, इसीलिए इसका डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में होगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, अब हम डिफाइन करते हैं प्रेशर का रियल डिफिनेशन, जो है फोर्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया। फोर्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया, कोई भी फोर्स नहीं, ऐसा नहीं कि कोई फोर्स लिए ए, फोर्स ले लिए ए यहाँ से ए वाला और एरिया पूरा ए वाला ले रहे हैं, एरिया पूरा ए वाला ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये एरिया नहीं, इसका नॉर्मल एरिया, इसका एरिया का प्रोजेक्ट करिए इस फोर्स के नॉर्मल डायरेक्शन में, एरिया को यहाँ से यहाँ प्रोजेक्ट करिए और फिर आपको इस पूरे एरिया का प्रोजेक्ट आपको करना पड़ेगा नॉर्मल डायरेक्शन में। यानी कि आप इस एरिया को नॉर्मल डायरेक्शन में ऐसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, इस फोर्स के नॉर्मल डायरेक्शन में। ये वाला जो एरिया बन रहा है इस फोर्स के 90 डिग्री पे बन रहा है, ठीक है।
ये फोर्स के 90 डिग्री पे बन रहा है। तो ये समझिए कि फोर्स के डायरेक्शन में एरिया प्रोजेक्ट हुआ है 90 डिग्री पे, तो ये कहलाता है आपका इस पूरे एरिया का ही नॉर्मल एरिया होगा फोर्स के लिए, ठीक है। तो आपको इस फोर्स को डिवाइड करना होगा इस नॉर्मल एरिया से, तब आपका प्रेशर मिलेगा। और नहीं तो फिर आपको प्रेशर निकालने का दूसरा तरीका क्या है कि फोर्स को ही तोड़ दीजिए नॉर्मल डायरेक्शन में 90 डिग्री पे। तो फिर इस फोर्स का इस कंपोनेंट अगर यहाँ थीटा है तो एफ कॉस थीटा। अब एफ कॉस थीटा, एफ प्रेशर निकालना है तो आपको एफ कॉस थीटा बटा ए वाला अगर एरिया ए है तो इसका एरिया ए, ये हो जाएगा प्रेशर आपका, ठीक है। ना कि कोई भी फोर्स ले लें और कोई भी एरिया ले लें उसको डिवाइड कर देंगे तो प्रेशर नहीं बन जाएगा। फोर्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, और प्रेशर इंटेंसिटी, और प्रेशर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी भी पर यूनिट नॉर्मल एरिया पे बात, पर यूनिट एरिया पर किसी क्वांटिटी का बात करते रहते हैं तो इंटेंसिटी कहला जाता है, और टर्म इंटेंसिटी में कन्वर्ट हो जाता है, डिफाइन कर दिया जाता है। इंटेंसिटी का मतलब ही होता है पर यूनिट एरिया में बताना, तो पर यूनिट एरिया में किसी भी चीज़ का क्वांटिटी को बताते हैं तो इंटेंसिटी कहलाता है। तो यहाँ पे प्रेशर है तो प्रेशर इंटेंसिटी कहला रहा है, करंट रहेगा तो करंट इंटेंसिटी कहलाएगा, टेम्परेचर रहेगा तो टेम्परेचर इंटेंसिटी कहलाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस इंटेंसिटी का मतलब बता रहे थे कि पर यूनिट एरिया पे हम लोग डिफाइन करते हैं किसी चीज़ के मान को, तो हम लोग इंटेंसिटी के टर्म में भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग मैथमेटिकल फार्मूला भी बना सकते हैं प्रेशर डिफिनेशन से, फोर्स अपॉन एरिया। बट ये तो हर लोग जानते हैं कि फोर्स अपॉन एरिया होता है, बट आपको क्लियर होना चाहिए अब कि इसमें फोर्स है तो कौन वाला फोर्स है और एरिया है तो कौन वाला एरिया है, ठीक है। तो फोर्स में आपको सिस्टम पर इस पर प्रेशर निकाल रहे हैं और इस पर लगने वाला जो फोर्स है जिसके कारण प्रेशर निकाल रहे हैं वो बाहरी फोर्स है, अंदर का फोर्स नहीं है। अगर मान लीजिए कि ये इतना मोटा प्लेट है, इस पर प्रेशर निकाल रहे हैं तो इसके अंदर में भी तो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके अंदर में भी तो फोर्स लग रहे हैं, अंदर में मॉलिक्यूल के बीच में तो फोर्स लग रहे हैं। तो क्या ये अंदर के मॉलिक्यूल में जो फोर्सेस है इसके वजह से प्रेशर होता है? नहीं, बाहर से जो फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल उसके वजह से कंप्रेस होता है और उसके लिए डिफाइन होता है प्रेशर, ठीक है, इंटरनल फोर्स के कारण नहीं। तो इसीलिए एफ क्या है यहाँ पे, एक्सटर्नल नॉर्मल फोर्स है। जिस सरफेस पर आप प्रेशर निकाल रहे हैं उस सरफेस पर प्रेशर किस वजह से आता है, उस सरफेस पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्सेस, और कैसा फोर्सेस, उस सरफेस के नॉर्मल फोर्सेस के कारण आपका प्रेशर डिफाइन होता है, ठीक है। चलिए आपको इस चीज़ को देखने के लिए आप डिफरेंस, मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि कहाँ पे आप फंसिएगा इस चीज़ों को डिफाइन करने में। जैसे कि स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाई एरिया, उसका भी तो यही डिफिनेशन है, फोर्स बाई एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो दोनों में फिर डिफरेंस क्या रहा, अब अच्छे लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि चीज़ों को ना बस बोल दिया किताब में, वैसे सुन लिए आप, वैसे मार रहे हैं आप, फार्मूला पे बैठा रहे हैं, प्रॉब्लम बन रहा है, आपका ज़िंदगी चल रहा है, और किसी चीज़ से मतलब है नहीं कि प्रैक्टिकली भाई क्या हम सच में जानते हैं भाई ये दोनों सेम हो जा रहा है डिफिनेशन, तो क्या दोनों में अंतर है, फिर अलग अलग क्यों है, इसका नाम प्रेशर क्यों है, इसका नाम स्ट्रेस क्यों है, तो देखिए स्ट्रेस के बारे में थोड़ा सा जानकारी देते हैं आपको, और दोनों अलग कैसे है। हालांकि दोनों का यूनिट्स न्यूटन पर एम स्क्वायर सेम ही यूनिट होगा, बट दोनों क्वांटिटी अलग हैं, दोनों चीज़ें अलग हैं, ठीक है। यह इधर फोर्स लगा, ठीक है, तो ये एक्सटर्नल फोर्स है, अभी एक्सटर्नल फोर्स है। तो स्ट्रेस कहाँ जनरेट होता है, देखिए पहले स्ट्रेस जनरेट होने के लिए बात हम बताते हैं। अगर केवल एक साइड में फोर्स लगा दिए तो ये बॉडी चलने लगेगा, और जब बॉडी चलने लगेगा तो फोर्स के कारण पूरा बॉडी मोशन ही कर रहा है, तो अंदर के मॉलिक्यूल्स में तनाव नहीं आएंगे, अंदर के मॉलिक्यूल्स में खिंचाव नहीं आएंगे, तो अंदर में स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा। इसका मतलब मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि स्ट्रेस बॉडी में इंटरनल फोर्स के वजह से जनरेट होता है, ना कि एक्सटर्नल फोर्स के वजह से। हाँ, हालांकि इंटरनल फोर्स का मैग्नीट्यूड एक्सटर्नल फोर्स के बराबर ही होता है, बट वो फोर्स जिसके वजह से स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, जिसके वजह से मॉलिक्यूल्स में तनाव आ रहे हैं, वो फोर्स एक्सटर्नल नहीं इंटरनल है, हाँ, ये फोर्स इंटरनल जो जनरेट हुआ है वो एक्सटर्नल फोर्स के वजह से ही जनरेट हुआ है, और इसका मान भी उसके बराबर है, बट ये फोर्स क्या है, इंटरनल है, और इस इंटरनल फोर्स के वजह से मॉलिक्यूल्स के बीच में तनाव आता है, खिंचाव आता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में खिंचाव आता है, और ये जब तक आप दोनों तरफ से बराबर फोर्स नहीं लगाइएगा तब तक इस बॉडी में स्ट्रेस नहीं आने वाला, क्योंकि जब तक आप एक तरफ से लगाइएगा तो ये बॉडी मूव कर जाएगा, यानी कि मूव करेगा तो अंदर में मॉलिक्यूल्स में कोई तनाव नहीं आएगा। अंदर में मॉलिक्यूल्स में तनाव लाने के लिए आपको दोनों तरफ से फोर्स को लगाना पड़ेगा, दोनों तरफ से फोर्स को लगाइएगा तभी मॉलिक्यूल खिंचाएंगे और तभी आपका इंटरनल फोर्स जनरेट होगा,
तभी आपको इंटरनल फोर्स जनरेट होगा, और जब इंटरनल फोर्स जनरेट होगा तभी स्ट्रेस डिफाइन होगा। स्ट्रेस डिफाइन कैसे होगा? इंटरनल फोर्स, इंटरनल नॉर्मल फोर्स, ठीक इसी तरह इंटरनल नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया, इंटरनल नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में इंटरनल फोर्स, लेकिन ये एक्सटर्नल के बराबर है, एक्सटर्नल के बराबर है, बट है ये इंटरनल। तो इस फोर्स एफ इंटरनल अपॉन ए वाला एरिया, इसके परपेंडिकुलर वाला एरिया, एरिया ही कहलाता है आपका स्ट्रेस। बट ये टेंसाइल भी हो सकता है, कॉम्प्रेसिव भी हो सकता है, शियर भी हो सकता है, कुछ भी हो, जो भी पॉसिबल है ये हो सकता है स्ट्रेसेस, क्योंकि स्ट्रेसेस आते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में तनाव आने से, इंटरनल फोर्सेस आने से। बट ऐसा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एक्सटर्नल कॉम्प्रेसिव फोर्स, एक्सटर्नल कॉम्प्रेसिव फोर्स के वजह से डिफाइन हुआ है प्रेशर। हालांकि दोनों का यूनिट सेम है। आई होप आप लोग को दोनों में डिफरेंस पता चला होगा कि भाई इसका भी सेम फार्मूला है, सेम यूनिट है, तो दोनों अलग अलग कैसे हैं। ये मैथमेटिकली और फिजिकल सिग्निफिकेंस वाइज दोनों का मीनिंग बहुत अलग है, और इसके फार्मूले में जो फोर्सेस का मान पुट होते हैं वो बहुत ही अलग अलग जगह से पुट होते हैं। इसका एक्सटर्नल नॉर्मल फोर्स पुट होता है, इसका इंटरनल नॉर्मल फोर्स को डाला जाता है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये चीज़ें क्लियर करने में हम सक्षम हो रहे होंगे। आप लोग अगर सही ढंग से चीज़ों को ध्यानपूर्वक समझ रहे होंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें डिफरेंस दिख रहा होगा। आप नॉर्मल जो नॉलेज जानते हैं उसको में, और हम जो बता रहे हैं उसमें बेसिक तरीक़ा से बता रहे हैं, आपको सही चीज़ों को सही मीनिंग बता रहे हैं। देखिए, फार्मूला जानना और डिफिनेशन रट लेना कोई बड़ी बात नहीं है और आप पास हो जाइएगा सेमेस्टर वगैरह, बट आपके पास रियल नॉलेज नहीं होगा, रियल चीज़ों को नहीं समझ में आएगा कि भाई ये स्ट्रेस, ये बॉडी स्ट्रेस जोन में जा रहा है, अंदर में हो क्या रहा होगा, यानी कि मॉलिक्यूल्स आपस में जकड़े हैं और खिंचाव से तना रहे हैं, और इसी तनाव को बोलते हैं स्ट्रेस होना, पर यूनिट एरिया पे काउंट करते हैं। तो और जबकि प्रेशर कुछ और चीज़ें हैं। तो चलिए हम अब अगला पार्ट में आपको बताएंगे प्रेशर का यूनिट वगैरह, जो कि डिफिनेशन से ही यूनिट बनते हैं, बट हम लोग देखेंगे कि कितने तरह के यूनिट्स वगैरह हैं और आपस में सब इंटर रिलेटेड कैसे हैं, इसके बारे में। चलिए, थैंक यू। चलिए हम लोग यूनिट के बारे में देखते हैं अब। इसमें डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर। तो पहले तो यूनिट हम फार्मूला से ही बना लेते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब आप फोर्स अपॉन एरिया ही हम बोलेंगे, बाकी इसमें क्या कहानी है वो हम पहले बहुत समझा चुके हैं। अब आप फोर्स अपॉन एरिया भले ही समझिएगा कि फोर्स अपॉन एरिया होता है, बट अंदर में क्या होता है, क्या फोर्स होता है, क्या एरिया होता है, ये सब आपको माइंड में अब चलते रहेगा, क्योंकि आप लोग अब रियल में जान गए हैं कि यहाँ पे क्या है, फोर्स क्या है और एरिया क्या है। ठीक है, चलिए। तो फोर्स के लिए न्यूटन और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, अगर ये लेते हैं तो ये कहलाता है इसका एसआई यूनिट। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या कहलाता है? एसआई यूनिट, जो कि पास्कल के बराबर होता है, 1 पास्कल के बराबर होता है। तो इसको पास्कल को पीए से डिनोट करते हैं। चलिए डिफरेंट यूनिट के बारे में हम लोग देखते हैं। इन एसआई यूनिट के बारे में बात करें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, और एक और यूनिट है पास्कल, ठीक है। तो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को 1 पास्कल के बराबर बोलते हैं। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को 1 पास्कल बोला जाता है। चलिए, तीसरा यूनिट है आपका एटमॉस्फेरिक, ठीक है, एटीएम। 1 एटीएम इज इक्वल टू 101325 पास्कल, 101325 पास्कल के बराबर होता है, ठीक है, 1 एटीएम। देखिए, सभी अलग अलग यूनिट्स को हम पास्कल के साथ रिलेट कर रहे हैं, चूँकि आप लोग अगर कोई भी यूनिट में दिया है तो आपको कन्वर्ट कर सके एक दूसरे में, ठीक है, पास्कल के साथ जोड़ करके, ठीक है। तो बार, चौथा यूनिट है इसका बार के रूप में भी मेजर करते हैं। 1 बार इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 5 पास्कल। इसे आप कंपेयर भी कर सकते हैं कि कौन यूनिट बड़ा है, कौन यूनिट छोटा है, ठीक है। ये देखिए, आपका 1 एटीएम होता है इतना पास्कल, ये लगभग 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 0 के बराबर है। ये 10 टू द पावर 5 0 के बराबर ही भी है, लेकिन इससे थोड़ा ये ज़्यादा है क्योंकि ये अंक में भी है, ठीक है। चलिए, सब कंपेयर कर सकेंगे कि एटमॉस्फेरिक 1 एटीएम ज़्यादा होता है कि 1 बार ज़्यादा होता है कि 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा होता है। 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर होता है 0.981 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, ठीक है। और छठा इसका यूनिट है पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच, पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच, पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच, PSI इसको बोलते हैं। 1 एटीएम इज इक्वल टू लगभग 14.7 PSI के बराबर होता है, और 1 एटीएम बराबर कितना पास्कल होता है ये भी लिखवाया जा चुका है। तो आप इसको PSI को एटीएम पास्कल के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, और ये सभी को एक
फोम में कन्वर्ट करने पर, यानी कि सभी को पास्कल में कन्वर्ट करने पर आप एक दूसरे को कंपेयर भी कर सकते हैं। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी सजा सकते हैं कि पास्कल बड़ा होता है कि एटीएम बड़ा होता है कि बार बड़ा होता है कि केजीए पर सेंटीमीटर स्क्वायर बड़ा होता है कि पीएसआई बड़ा होता है। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह में काम आएगा और न्यूमेरिकल वगैरह में तो बहुत ही काम आने वाला है। चलिए, आपका ये एक टॉपिक और यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आगे का टॉपिक हम अगले वीडियो में देखेंगे, इस वीडियो में यहीं तक। और हर एक वीडियो वाइज आप लोग कॉपी बनाइए, नोट बनाइए और वीडियो को पॉज कर करके लिखिए सारे चीज़ों को, और एक क्लासरूम की तरह पढ़िएगा। एक हमारे ऊपर विश्वास करके आप क्लासरूम की तरह पढ़िएगा, तब समझ में आएगा। नहीं, दुनिया का बात सुनने से कुछ नहीं होता है। आपको बस ये देखिए कि हमको यहाँ से मिल रहा है सही कि नहीं। अगर आपको दिमाग को संतुष्टि हो रहा है, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है और आपका प्रॉब्लम बन रहा है, तो बस विश्वास कीजिए और वहाँ से अपना आप स्टडी कीजिए, मेहनत करके पढ़ाई कीजिए। लोगों के बात पे मत रहिए कि यहाँ पे वीडियो में ऐसा दिखाया जा रहा था, यहाँ पे अच्छा क्वालिटी, अच्छा लोग वीडियो में दिखते हैं, लुक अच्छा है, ये है वो है। ये करने से नहीं होता है। आपको ट्रू पढ़ाई चाहिए, रियल में पढ़ाई चाहिए कि सही में नॉलेज वगैरह क्या होता है। वो तो किसी भी सिचुएशन में मिल रहा है, आपको अगर दिख रहा है, चीज़ें लोक रहा है और आप सुन पा रहे हैं, तो वहाँ से इसको सीखिए। ये मत देखिए कि वो कहाँ पे दिया जा रहा है, एसी रूम में दिया जा रहा है कि आपको रोड पे दिया जा रहा है कि पेड़ तर दिया जा रहा है, कहाँ दिया जा रहा है। नॉलेज अगर सही है, नॉलेज अगर ट्रू है और वो अगर पेड़ तर भी दिया जा रहा है, तो वहाँ पर आपको बैठ करके सीखना बेहतर होगा एज कम्पेयर टू कि आप एसी में बैठ करके फालतू चीज़ों को सीखें। चलिए, थैंक यू। इतना ही मैं कहूँगा इस वीडियो में। आपको आप जो समझना है समझिए, लेकिन हम तो कहेंगे कि आप जो हमसे समझ पाते हैं वो हमारे ऊपर विश्वास कीजिए और मेहनत कीजिए। ऐसा नहीं कोई सब्जेक्ट, ऐसा सब्जेक्ट बहुत बड़े हैं, डीप में जाना पड़ता है। इसके लिए आपको पर डे मेहनत करना पड़ेगा। आप खुद सेल्फ स्टडी कीजिएगा, बार बार मेरा कॉपी को पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा और अगला वीडियो अटेंड कीजिएगा, तब आपको चीज़ें समझ में आएगी, तब आप इंटरकनेक्ट हो पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप देख लिए, हम कुछ बोल दिए, आपको सब कुछ माने कि घुस जाना चाहिए दिमाग में। ऐसा नहीं होता है साइंस में। आपको साइंस में बहुत मेहनत करना पड़ेगा, खुद से चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा, चीज़ों को इमेजिन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, आपका अपना दिमाग को डेवलप करना पड़ेगा, तब हमारी बातों को आप समझ पाइएगा। तो खुद पर अपना मेहनत कीजिए और हम पे विश्वास करके फिर इससे पढ़ाई कीजिए। आप सब्जेक्ट सीख जाइएगा। आप जब सीख जाइएगा, चीज़ें बनने लगेगा, तो खुद ब खुद आपको समझ में आने लगेगा कि बगल वाला क्या कह रहा था और हमारे साथ क्या होने लगा है। अब हम सब कुछ करने लगे हैं। चलिए, इतना ही हम बोलेंगे, बाकी आपका अपना सोच है। चलिए, थैंक यू।